मैं हूं शहजादी कमल और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, वैसे तो वो किसी तारीफ के मोहताज ही नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कि अपने मेहमान का तारुफ तो हमें करवाना ही होता है। जनाब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैलिफोर्निया बिल्डर के CEO जनाब बिलाल तालिब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सर, आपके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है और हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, वो भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है किसी भी बच्चे के लिए उसके वालिदैन की तरफ से ना कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं कि इनको फॉलो करना है तो ही यहाँ तक जा सकते हो। तो आपने ऐसे कौन से उसूल अपना लिए थे कि आज माशाल्लाह आप तरक्की की बुलंदियों पर हैं? हाँ जी, मैं पहले तो आप के चैनल का और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अगर अपनी यानी जो मैंने जो पेरेंट्स से लिए हैं वो उसमें मैं समझता हूँ जो अग्रेसिवनेस है जो यानी वो मेरी वालिद साहब से है, और जो शुक्रगुजारी है और जो कमिटमेंट है वो मुझे मेरी वालिदा साहब से मिली है। तो वो ये दोनों चीज़ें जिनको मैं समझता हूँ, और जो लीडरशिप की जो सलाहियतें हैं वो भी मैं समझता हूँ मैंने अपनी वालिदा से ली हैं। और जो हौसला है, जो जुर्रत है, जो ये मैंने अपने वालिद साहब से ली है। क्या बात है, माशाल्लाह, एक मुकम्मल पैकेज के साथ। अच्छा सर, आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? जाहिर सी बात है हम किसी भी फील्ड में आते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपने कहाँ से अपने करियर का आगाज़ किया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन मुश्किलात को कैसे आपने काबू किया? जी, मैं ये समझता हूँ कि लाइफ के अंदर जो भी एक आप डेस्टिनी कहें, गोल कहें, जो भी आप एक सक्सेस कह लें, ये उसको कोई अचीवमेंट जो भी उसको नाम दें, उसकी एक प्राइस होती है। हमने जब वो प्राइस पे करते हैं तो वो चीज़ आप गेन कर लेते हैं, मेरा ये मानना है। जिस तरह आपके सामने पड़ी हुई बोतल, इसकी एक मखसूस प्राइस है, वो आप पे करोगे तो कहीं से भी आप बोतल ले लेंगे। इसी तरह से जो आपका जो गोल है, एम है, अब वो किस स्केल पे आप जो लाइफ को जो है ना वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो और किस लेवल के ऊपर जो आप अपनी सक्सेस को जो है ना वो मेजर करते हो, वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगी कि आपकी जो स्ट्रगल है उसका दर्जा क्या होना चाहिए। तो मैं भी एक जैसे ही एक एज ऑफ कॉन्शियसनेस जब शुरू होती है, जब यानी पहले तो अनकॉन्शियसली ही, जिस तरह छोटे बेबी आज हम भी वो देखते हैं, तो फिर जैसे जैसे फिर उसकी एज कॉन्शियस शुरू हो जाता है, कॉन्शियसनेस उसकी जो वर्क करना शुरू कर देती है। तो मैंने उसी अपनी जो एक एज को उस हिस्से में एंटर हुआ था, तो मैंने उस वक्त भी एक कमिटमेंट की थी कि मैं अपनी लाइफ को बेहतरीन मीनिंग्स दूंगा, मैं इसको एक बेहतरीन डेफिनेशन दूंगा, मैं इसको एक इंस्पायरिंग बनाऊंगा, और मैं इस लाइफ के साथ जो है वो ऐसे प्ले करूंगा कि मैं इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में और इसको बेहतर करने में और इसको मज़ीद पॉजिटिव करने में मैं अपना एक किरदार अदा करूंगा। मैं भले उस वक्त कच्ची दीवारों में रहता था, छोटे गांव में रहता था, भले मैं वहाँ यानी रिसोर्सेज नहीं थे, भले मुझे जो है वो मैं एक नालायक स्टूडेंट था, मैं 4th क्लास के अंदर ही 2 दफ़ा फेल हो गया था। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें मैं कितना कुछ वो शाइनिंग स्टूडेंट था। तो इसके बावजूद भी मैं अपनी ज़ात के अंदर एक लगन, एक शौक़, एक अपनी कमिटमेंट ज़रूर रखता था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा पहले से ज़्यादा जो है वो समझने ज़िंदा है। और मैं चीज़ों को उसी अंदाज में लेके चला, जब जैसे ही मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उनको हिट एंड ट्रायल जिसे आप कह लें, अब मैंने वो भी ट्रायल किए। मैं बड़ी सारी चीज़ों में नाकाम भी हुआ, ऐसा नहीं है कि ये रियल स्टेट से आने से पहले मैंने कोई जो है वो कोई लक नहीं आजमाई। तो वो मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को हिट एंड ट्रायल के तहत करता। फिर जिस तरह मैं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर मेरा वो एडमिशन था, तो मैं ये उस वक़्त भी अपने आप को पाता था कि यार 2 साल बाद, 4 साल बाद जब ये डिग्री मेरे पास होगी तो मैं किसी लैब में, किसी कंपनी में बैठा हुआ वहाँ पे नौकरी और ये जो है सैंपल ये मैं करूँगा, तो मैं अपने आप को अनफिट पाता था, क्योंकि मैंने एक जो अपनी ज़ात के साथ एक कमिटमेंट की है, एक जो जिसके लिए मैंने अपनी लाइफ को तैयार करता रहा, मैंने कहा ये वो वाली चीज़ नहीं बन सकूँगा अगर मैं इसी जगह पे रहता हूँ। तो मैंने वो क्विट किया। फिर मैंने बैचलर किया इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर से, और इस दौरान जो मेरा क्विट करना था, आप ये देखें एक प्राइमरी स्कूल टीचर जो है और जो है उसके पास कितने रिसोर्सेज होता है, एक छोटे से गांव वाला, ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा वो लैंडलॉर्ड थे, और वो उन्होंने उन रिसोर्सेज में रहते हुए मुझे जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा केमिकल का जो चल रही थी डिग्री, उसमें रहते हुए भी मुझे वहाँ पे पढ़ा रहे थे। अब हमारे लिए तो लाहौर, वहाँ से चहल कलां जो किला दीदार सिंह के साथ मेरा गाँव, वहाँ से लाहौर जाना, वहाँ पर अपने जो तमाम तर जो अफोर्ड करना, अब हम मतलब एक जो हमारा जो लाइफ स्टाइल था वो एक बड़ा हम्बल सा, और आप कह लें बड़ा सा सिर्फ ज़रूरतों की जंग लड़ रहे होते हैं। मैं वहाँ से
से अब फिर जब आप इसमें मूव करते हो तो डेफिनेटली आपको बड़ी सारी चीज़ें जो है ना, और फिर वो एज का एक ऐसा फैक्टर होता है, एज का ऐसा हिस्सा होता है, उसमें आप बड़ा चीज़ों को ना अपनी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं और आप चीज़ों को जो है ना बड़े सारे इंस्पायर हो रहे होते हैं और चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं। तो उस वक्त भी तमाम तरह ज़रूरतों को पूरा करना, और मेरी जो उसमें जो फीसिस जो थी वो एक हैवी बर्डन था उनके लिए, उन रिसोर्सेज में वो इसके बावजूद उन्होंने पे की। जब मैंने क्विट करने का कहा तो वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक जो है ना मुझे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। तो उसके ऊपर उनका था कि नहीं अब ये हम कैसे, तो आप छोड़ दोगे तो क्या करोगे, हमारे पास यानी वालिद साहब का था कि मेरे पास ना तो कोई ऐसे रिसोर्सेज है मैं तुझे बिजनेस सेट कर दूंगा, ना ही तो अगर ये डिग्री नहीं लेगा तो क्या करेगा। मतलब हम तो एक छोटे से गाँव में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो आगे ज़िंदगी की जंग कैसे लड़ेगा। जो मेरे से छोटा PhD है वो माशाल्लाह उसने ओहियो से भी की है, बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो करके आया, फिर बाकी भी जो भाई थे वो सारे डिग्रियां कर रहे थे। खैर वो उस वक्त बैचलर में था। खैर ये सब जब चल रही थी तो वो कह रहे थे बाकी सारे तेरे भाई जो है ना वो पढ़ लिख जाएंगे, बाकी सारे निज़ाम के अंदर चले जाएंगे, और आप क्या करोगे जब आपके पास ना डिग्री है ना मेरे पास सरमाया है कि मैं आपको कोई चीज़ जो है ना वो बना के दे दूँगा। तो फिर आप ज़िंदगी की जंग में आप पीछे रह जाओगे, आप फिर अपने तन्हाई में चले जाओगे। ज़ाहिर एक बाप का जो एक डर होता है या पेरेंट्स का एक डर होता है कि वो किसी तरह से बच्चे का जो है उसको सिक्योर करना चाहते हैं। अब उनका मैंने फिर मुझे याद है, मैं मेरा जो गांव का मेरा जो घर था उसका वो मतलब उसका जो सेन है उसके अंदर हम बैठे हुए थे। तो मैंने अब्बे को जब कहा जी मैंने नहीं इंजीनियरिंग छोड़नी है, मैंने नहीं करनी, तो वो थोड़ा ना उन्होंने कहा क्यों क्या हुआ। मैंने कहा जी मेरी बड़ी हद हुई, तो ये 2012 की बात है। तो मैंने कहा जी बड़ी हद हुई तो मुझे लाख रुपया सैलरी मिल जाएगी, मैं बड़ा भी करूँगा, तो मेरा इतने से ना नहीं चलता, मेरे ख्वाब पूरे नहीं होते। तो उनके लिए ये 2.5 लाख ना मेरा मतलब समझ लो बड़ा वो था कि उस वक्त वो बेचारे यानी अपनी एक यानी वो तकरीबन को 30-35 साल की सर्विस के बाद भी वो 17-18 हज़ार रुपया सैलरी ले रहे थे अपनी टीचिंग की। तो वो उनके लिए लाख रुपया मेरे मुंह से सुनना और फिर कहना इस पर भी मेरा गुजारा नहीं होगा, उनके लिए वो बड़े एक वो थी कि यार ये किस तरह की बात कर रहा है। थोड़ा हंसे भी, मुझे याद है वाइट चावल और चने हम डाल के खा रहे थे मैंने बेटा तो मैंने जो है ना वो चारपाई पे हम बैठे हुए थे, तो उनके लिए ना वो बड़ा था, वो थोड़ा हंसे भी ना कि तूने कोई मूवी शो भी देखी है, कोई ड्रामा देखा। मैंने कहा नहीं मैंने ड्रामा शामा नहीं देखा, लेकिन मुझे जो है ना वो एक आइडेंटिटी चाहिए। तो थोड़ा सा वो हुए भी कि यार ये अब कौन सी जंग लड़ने जा रहा है, उसके साजो सामान इसके पास है नहीं, और ये कह रहा है मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर है मैं आज महसूस करता हूँ कि उनके अंदर एक वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी कि यार ये बच्चा मेरा किसी से रास्ते में कहीं वो ना हो जाए, राही ना हो जाए, ये शायद पता नहीं ये कर पाए ना कर पाए, तो ये ऐसे ही उसका। तो फिर उन्होंने कहा ये नहीं तो इस तरह जो है ना ये तो हमने ये किया, चीज़ों को इस तरह से करके बड़ी मुश्किल से करके मैनेज किया है कि चल तू अपना इंजीनियरिंग कर ले, उसके बाद तेरा जो दिल करेगा तू कर ले, ये हो जाएगा। मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं कंटिन्यू करूँगा। तो वो जो था वो एक समझ लें उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आया। इवन जो मुझे जो खर्चा आता था कोई 1000-1500 वो भी बंद कर दिया गया। ठीक है कि ये अपना जो है ना वो करे, फिर जिसको जो समझ आता है करे। खैर ज़ाहिर है उस वक्त जो आँखों में ख्वाब थे वो मेरे पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी मैं उनको मुतमिन कर पाता कि मैं ये कर लूँगा। मेरे पास सिर्फ एक सोच थी, एक यकीन था, और मेरी अंदर जो जुर्रत और हौसला था, बस ये थी मेरे पास। अब मैं ये टेंजिबल चीज़ें नहीं है जो मैं उनको दिखा सकता कि ये देखो ये मेरे एसेट पड़े हैं, अब मैं इनको कन्वर्ट मारूंगा और मैं एक सक्सेसफुल लाइफ का जो है ना वो सफ़र वो अचीव करूंगा। तो अब मैं वो दिखा तो सकता नहीं था। अब और उनके लिए ये मतलब यकीन करना भी एक ज़ाहिर है जब बच्चा हाथ से पला बला होता है तो वो थोड़ा सा उसके लिए वो होता है, उनके लिए इनसिक्योर होते हैं। तो खैर मैंने उस चीज़ को जो है वो जब ये वाला शुरू किया, फिर उसके बाद ये केमिकल इंजीनियरिंग क्विट की, फिर बैचलर करके पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में फिर मैंने एडमिशन ले लिया, कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज जो वहाँ। तो खैर वहाँ पे चलते फिर उसमें कोई हमारे कोई समझ लें कुछ ऐसे हादसा हुआ कि उसने मुझे उठा के फिर रियल स्टेट में जो मेरे भाई के दोस्त थे उनके यहाँ दफ्तर में मैंने आना जाना शुरू हुआ। जब वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे लाखों करोड़ों की बातें हो रही हैं और वो जनाब ये इतने कहा यही मेरी मंजिल है। मैंने कहा यार ये वाला ट्रैक क्यों नहीं अपने को रास्ता दे सकता है। और फिर मैंने इसका चूज़ किया इसको। मैंने फिर उस अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ पे कुछ देर किया, फिर उसी से फिर मैंने अपना ऑफिस बनाया। ये जो सेठ आबद की सोसाइटी है जो एयरलाइन है इसके जहाँ पे है ना शौकत खानम लाहौर वाला बना उसके बराबर में सामने, तो वहाँ पे मैंने एक ऑफिस जो है ना वो रेंट पे लिया। फिर वहाँ पे अपनी टीम बिठाई, उनके साथ थोड़ा काम किया, लेकिन वो चीज़ें जो है ना उस तरह ना रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना एफर्ट्स हुई। फिर उसके बाद मुझे पता चला जी बैरिया टाउन का। फिर मैंने बैरिया टाउन की मार्केट में गया। जब बैरिया टाउन की मार्केट में गया तो मुझे एक चीज़ जो है ना वो दिखी, वो ये थी कि वहाँ पे ना सारे यंगस्टर्स थे, सारे यंग थे। अब जो पहले
स्टेट जो थी ना उसके अंदर सारे एजेड लोग थे और वो सारे बड़ा अपने अपनी उनको ग्रिप करके बैठे होते थे। और रियल एस्टेट को जो फार्म बैरियर टाउन ने दी है, इससे पहले ये पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ नहीं थी। तो जब मैंने वहाँ पे गया तो मुझे लगा कि हाँ यार, यहाँ पे मैं अपनी स्पेस बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी जगह बना सकता हूँ। तो मुझे जो है ना इस पे फिर खैर मैंने वहाँ वाला ऑफिस छोड़ा, एयरलाइन वाला, फिर यहाँ पे बैरिया में ऑफिस एक लिया, बेसमेंट के नीचे जाके एक छोटा सा जो था उसका मेरे ख्याल में 10,000 रेंट था। तो वो मैंने एक ऑफिस लिया, फिर उसके अंदर मैंने काम धंधा शुरू किया। फिर इसी दौरान फिर एक और जगह पे कुछ ज़मीन ली, वहाँ पे भी कब्जा वब्जा हो गया। तो फिर उस चीज़ों में करते वो भी एक लंबा एक सिलसिला चल गया। फिर ये दफ्तर भी बंद किया। फिर वहाँ से जी मैंने कराची का जो ना वो रुख किया। अच्छा, अंदर एक ही चीज़ थी, जब मैं कराची भी आया मैं ये कहता था कि मुझे अब मेरे पास ना हारने के लिए कोई और चांस नहीं है। मतलब मैंने अपनी लाइफ को यानी फुली डेडिकेटेड चलता आ रहा था मैं। एक तो जब मैं 2 दफ़ा फेल हो गया था तो उस वजह से मैं जो मेरे हम एज थे उनसे 2 साल पीछे रह गया था जो क्लास में ना स्कूल एजुकेशन स्टडी। वो एक ऑलरेडी मेरे ऊपर, मैं शादी ब्याह में कहीं पे भी जाना तो वो आप कौन सी क्लास में, आप इतने बड़े आप इतने। तो मेरे लिए वो वाली चीज़ें जो थी ना वो भी मतलब फेस करना मुझे बड़ा वो था, मुश्किल था। और मैंने बड़ी सारी ये नहीं जो इस तरह की गैदरिंग वगैरह थी वो वैसे ही जाना छोड़ दिया हुआ था। तो मेरा वो जब ये चीज़ें सारी यहाँ पे आया तो मैं यही मांगता था, ये अल्लाह रास्ता खोल दे अब कोई। अब मेरे पास मतलब मैं हारना नहीं चाहता, मैंने इतनी यानी फेलियर फेस कर चुका हूँ, अब मेरे पास आगे निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने फिर वही अल्लाह ताला की ज़ात से मदद भी मांगी। फिर इसी कराची ने मुझे फुटपाथ पे भी सुलाया और इसी कराची ने फिर मुझे कि आपने जब कराची में आए तो आप 3 दिन भूखे भी रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। वो मेरे एम, मेरे गोल, मेरे टारगेट के साथ मेरी जो कमिटमेंट है उसका मुँह बोलता सबूत है कि मैं इस गोल के लिए भूख भी जर लूँगा, मैं इसके लिए फुटपाथ पे भी लेट लूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक वही सफ़र था जो एक किसी भी लोअर मिडिल क्लास के लड़के का अपनी आज़ाद को लेके और फिर अपने आप को मनवाने का होता है। बिल्कुल वही सेम सफ़र मेरा था। सही सही। अच्छा सर, आपने बताया कि अब अब्बा ने भी जवाब दे दिया था और आपने इंजीनियरिंग भी छोड़ दी, फिर लॉ भी छोड़ दिया, प्रॉपर्टी में आए। तो अब इतने सारे जब आप ऑलरेडी लॉस कर चुके थे, उसके बाद ऐसा वो पहला प्रोजेक्ट कि जिसके बाद आपको कामयाबी मिलनी शुरू हुई? मैं जब यहाँ पे कराची में मारा फिर रहा था कि कोई बंदा मुझे जो है ना आप किसी ऑफिस में बिठा ले, कोई बंदा ज़ाहिर है अब कोई भी ये काम होता है लाखों का करोड़ों का, उसमें कोई बंदा बगैर रेफरेंस के बिठाता नहीं था। मैं सारा दिन घूमना वहाँ पे, ये जो वहाँ पे जो तौहीद कमर्शियल की जो गलियों के अंदर वहाँ पे सारे जो बैरिया के काम करने वाले थे सारे वहीं पे ऑफिस थे। तो मैं देखना कि कोई बंदा तो मिल जाए जो कोई किसी से कोई जुगाड़ बन जाए, कोई मुझे पहचानता हो, किसी के साथ मेरा कोई लिंक अप करके मैं अपनी बैठने की जगह बनाऊं। तो वो मेरा जो है एक दोस्त का मैंने फिर जब देखा वो ऑफिस का, उसके साथ बात की, बैठा तो वो बैठ के जो मैंने उसके साथ थोड़ी सी की तो उसने बोला हाँ आप आ जाओ मेरे साथ कर लो काम ना मेरे पास। तो मैंने जब जिस होटल से जब मैं रात ये फुटपाथ पे गुजारी थी ना, उससे अगले दिन अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया था, वो ऑफिस में बैठने की जगह दी थी। तो जो मेरी वाइफ है मैंने इसको कॉल की थी, जो मेरी लव मैरिज है तो मेरी कज़न भी थी, तो मैंने इसको कॉल की कि जो है ना मैं अभी जो है ना मैंने बैग जैसे ही उसने बोला ना आप आ जाओ, तो मैं गया, होटल वाले का शुक्रिया अदा किया, उससे बैग उठाया, बैग काफ़ी भारी था। खैर मैंने वो लेके जब उधर पहुंचा तो मैंने ना बैग रखा उस बिल्डिंग में जो ऑफिस वाले, तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा देख अल्लाह का शुक्र है अपने को छत भी मिल गई और रोटी का भी बंदोबस्त हो गया, ठीक है अब तो यार की स्पीडें चेक करें। तो मुझे अपनी याद है मेरी जो पहली डील थी उसमें अब मोबाइल का बैलेंस भी उसमें कोई नहीं था। वो ऑफिस में कोई रिक्वायरमेंट आई जी, वेरी हाइट चाहिए ना जिसमें बैठा हुआ था, मैंने कहा जी एक बंदा बेच रहा है मैं लेके आता हूँ ना। अब वो कहीं किसको कॉल कर, मैं कहा नहीं मैं लेके आता हूँ। मैं भागा गया बराबर में, उसको जाके उसके ऑफिस गया, उसको बोला यार तो इधर आ ज़रा जल्दी आ, मेरे को ना एक बंदा खरीद रहा है। उसको लेके आया, उधर बैठाया करके उसने वो जना वो वेरी हाइट की मैंने एक डील की, उसमें मुझे 20,000 रुपये मिले थे। फिर मेरे चूँकि यहाँ पे आके यानी जो खज्जल होते काफ़ी टाइम हो गया वो, तो अब जो मेरे जिस ऑफिस में दोस्त ने बैठाया था ना, अब वहाँ से भी ये था कि यार आपका जो है ना वो ड्रेसिंग या जो कपड़ा आपने जो पहना हुआ शर्ट है ये मतलब वो नहीं, इस सीट के लिए वो सूटेबल नहीं है, इनको थोड़ा सा वो चेंज करो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल कर रहा हूँ ये। तो जैसे ही वो डील हुई फिर मैंने फेज़ 8 में वो लंडा लगता था, शायद आप किसी को पता हो कि ना, तो वहाँ से फिर जाके मैंने ये जो सेकंड हैंड जूते और जो शर्टें और वो जो टी शर्ट और वो पैंटें वो इस तरह से ट्राउज़र शूज़, वो फिर मैंने जाके राना ज़हीर साहब थे मेरे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और हर तरह के वसाइल से नवाजे, उनके साथ जाके फिर मैं वो लेके आया था। फिर मैंने वो 2 शौक के खुद ही वो जनाब बहु शौक बन के तब बैठना शुरू कर दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा समझ ले मैं 7 दिसंबर को मैं बैठा था चेयर पे
और 26 को ही मेरे ख्याल में 26 दिसंबर 2014 को जब मैं घर गया था, तो मैं जाते हुए पहली दफ़ा ज़िंदगी का बाय एयर ट्रैवल किया था मैंने। वाओ, तो उस वक्त तक मैं तकरीबन 11 लाख रुपए कमा चुका था। माशाल्लाह। फिर उसके बाद आया तो बस फिर अब अल्लाह ताला वापस के चले साथ ने ज़ाहिर है वो असल में मैं तो जैसे ही कराची आया था ना, मैंने उनको वैसे ही बोल दिया था कि हाँ जी मैं उधर, मेरा एक दोस्त है, बस उसके साथ मैं सेट हो गया हूँ, उसने मुझे जो है ना वो बहुत बड़ा कारोबारी है और ये मैं नहीं चाहता था वो परेशान हो, सही। क्योंकि अगर उनको ये पता चले ये वहाँ पे इस तरह से करके वो रुल रहा है, स्ट्रगल में है, तो वो ज़ाहिर है वो इस चीज़ को करते हैं कि नहीं नहीं तू आ जा, हम ये करते हैं, जाके फिर क्या, फिर मैं एक एवरेज उस पर चला जाता जिस पे मैं नहीं जाना चाहता था। मेरे को कभी भी एवरेज लाइफ की जो है ना विश नहीं रही, ना मैंने कभी एवरेज रहने को जो है ना वो तरजीह दी है, ना मैंने कभी सिक्योरिटी सिर्फ इसलिए अपने इर्द गिर्द ढूंढी सिक्योर करने के लिए कि मैं बस ठीक है अपने, मैं एक हाई रिस्क टेकर हूँ, मैं ट्रूली डेडिकेटेड हूँ, मैं अपनी ज़ात के अंदर एक डिसिप्लिन रखता हूँ। मैंने अपना जो तमाम तर जो अपनी जो रिसोर्सेज हैं, जो एफर्ट्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं, उसको फर्दर अपने आप को इम्प्रूव करने और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हर वक्त इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा सर, आपकी बातों से मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई हूँ। लेकिन जो आपके क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, जाहिर सी बात है हर बंदा तो आपसे नहीं मिल पाता होगा, आपको नहीं सुन पाता होगा, आपको नहीं देख पाता होगा, उसके बावजूद लोग आप पर एतमाद बहुत करते हैं, तो इसकी वजह क्या है? उसमें उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने इस बाज़ार के अंदर अब ये समझ लें 14 से लेकर आज तक का जो है मैं एक अपनी करैक्टर हिस्ट्री रखता हूँ। मेरा एक करैक्टर है, मेरी एक हिस्ट्री है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार के अंदर जब चीज़ें मैं जितने वाला नहीं था उतने का भी मेरे को ऊपर फ़र्का पड़ जाता था ना, मार्केट में कोई लॉस हो गया, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो बियर किए हैं, मैंने फेस किया है हर चीज़ को, मैंने अपनी जो बोला है मैंने वो डिलीवर किया है, जो मैंने कमिटमेंट की है उसको मैंने ओन किया है, और अल्लाह का शुक्र है उसी वजह से ही लोग जो है ना वो बिलाल तालब पे या कैलिफोर्निया पे ट्रस्ट करते हैं। सही सही। अच्छा बिलाल साहब, आपने जाहिर सी बात है बता रहे हैं कि पहली बार 2014 में आपने बाहर सफ़र किया, और 14 के बाद से अब तक आपने कितने ममालिक में सफ़र किया है, और क्या तजुर्बा वहाँ से सीख कर लाए कि अब पाकिस्तान में ये सब होना चाहिए? असल में मैं एक चीज़ मेरा चूँकि जैसे ही ये निज़ाम के अंदर मुझे अल्लाह ताला ने नवाजना शुरू किया चीज़ें उसने, तो मैं उतना ही ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो इंगेज होता गया, उतना ही ज़्यादा इसके अंदर मैं इंगेज होता गया। तो अब चक्कर ये हुआ कि फिर मैंने जैसे ही अभी ये मैं हज करके आया हूँ, ये मेरा एक ट्रिप था आउट ऑफ कंट्री, बाकी मैंने अभी तक दुनिया नहीं देखी। अच्छा। असल में अपने ही कामों के अंदर इस तरह से फंसे, यानी सिस्टम, असल में मेरा ये मानना है, जिस मैंने भी आपको बताया, मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयार हो रही है, और हम जो है वो उस टीम जैसे ही थोड़ा सा यानी फर्दर अभी इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने, इसके अंदर डिसिप्लिन कायम करने, इसको जो है ना वो बेहतर करने और तमाम तर इम्प्रूवमेंट करके ना, फिर अगले साल यानी 2024 की जो यकम को है ना, वो इस चेयर पे मेरी ही टीम का एक और बंदा CEO कैलिफोर्निया वो होगा। और लेकिन अगर मेरा यानी डेली बेसिस पे जो इंट्रैक्शन है और ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से शायद मुझे ऐसे लगता है कि जो चीज़ें हैं वो जिस स्केल पे हम इसको देख रहे हैं कैलिफोर्निया को लेके जाने का, उसमें शायद इस तरह अगर मैं बैठा हूँ तो शायद ज़्यादा टाइम लगेगा। वो हम ऐसे भी लेंगे, लेकिन हम एक नई दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर जाएंगे 2024 से इंशाल्लाह। तो हम फिर थोड़ा शायद मुझे टाइम भी मिलेगा थोड़ा सा घूमने का भी, जाने का भी, तो फिर हम इंशाल्लाह उसको। अच्छा सर, आपकी डिज़ाइनिंग वगैरह, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह की देखा कि बड़ी ज़बरदस्त है। किन आर्किटेक्ट्स से आप काम करवाते हैं पाकिस्तान के नौजवान को? जैसे आपने कहा कि आप खुद जो कि इस उम्र में अभी तो आप खुद माशाल्लाह यंगस्टर्स में कहलाएंगे, तो आप किन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किन आर्किटेक्ट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में? मैं असल में नाम नहीं लूँगा, ठीक है, हम नाम भी तो सुनना चाहते हैं। अच्छा, उसमें जो है असल में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, तकरीबन 21 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ आर्किटेक्ट को हमने वो किया हुआ एंगेज। अब होता क्या है कि जैसे ही आप एक इतने बड़े स्केल के ऊपर किसी एक के साथ वो रहते हैं, एंगेज रहते हैं, तो आपके लिए मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये किया कि हमने मल्टीपल जो लोग हैं उसके साथ, बाकी हमारी टीम एक पूरी एक्सपर्ट टीम है। आपको ये पूरी जो मेरी कंपनी, अभी मैं थोड़ी देर में विजिट भी कराऊंगा जैसे इंट्रो ख़त्म होगा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना अपना काम कर रहा है। मैं पिछले दिनों कहीं बैठा था, मैंने कहा मेरा काम इतना है, हौसला जुर्रत और अपॉर्चुनिटी को ना अपने गेट से इन करो, बाकी उसको सारा प्रोसेस करके ना इस गेट से जब बाहर निकलेगी तो वो प्रोडक्ट बाहर निकलेगी विद द सक्सेस।
मैंने इस तरह से हर चीज़ प्लान हर चीज़ जो है ना वो सिस्टम जो बनाया हुआ है, तो उसके अंदर फिर हमारी सारी प्लानिंग और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है मैं स्टडी करता हूँ, ये लोगों को रिसर्च करता हूँ, मैं समझता हूँ जो एक बिज़नेस है उसके अंदर नॉलेज जो है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन है। मैं हालांकि वो जो इसका है ना जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था एक्स ओबामा नहीं, इससे पहले इसके बाद वाला ये जो अभी वाला है ट्रम्प जो है, मैं हालांकि उसको ना ज़्यादा वो समझता था कि ये उबाला सा ही है, ऐसा ही है, मतलब ज़्यादा इसकी जो है वो कोई मेच्योर या एजुकेटेड या कोई इस तरह से इसकी जो कन्वर्सेशन नहीं होती। लेकिन मैं उसके एक इंटरव्यू सुन के मैं उससे उस दिन मैं मुतासर हुआ और मैंने वो चीज़ को समझा कि ये वाकई ही बिज़नेस को समझता है। उससे जो एंकर था उसने ये क्वेश्चन किया कि अगर बिज़नेस को एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करना हो तो आप क्या कहोगे? उसने कहा जी नॉलेज है। जो जितनी प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास जितनी होगी उतना बेहतर आप अपॉर्चुनिटी हंट कर सकते हैं, उतना बेहतर आप डिलीवर कर सकती हैं, उतना बेहतर आपकी जो टीम है वो परफॉर्म कर सकती है, उतना ही जो है ना वो जब बाकियों के जो माइंड्स बंद हो गए हुए होंगे तो आपको उस वक्त अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होंगी। तो वो सारी चीज़ें आपकी अपनी फील्ड से जुड़ी हुई तमाम तरह जो स्टडीज़ हैं उसके लिए होती हैं। तो मैं रिसर्च भी करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ, जो चीज़ें डेवलप होती हैं उसके ऊपर भी चीज़ों को देखता हूँ, फिर उन्हीं को देख के हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम तरह की चीज़ें आगे लेके निकल। सही। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आपके अपने की दोस्त के पास आते जाते थे, वहाँ पे कुछ रियल एस्टेट के लोग आते थे, लाखों करोड़ों की बातें होती थी, तो आप ज़रा इंप्रेस हो गए। अगर बिलफर्ज आप रियल एस्टेट के बजाय किसी चैनल पे गए होते या किसी एक्टर्स वगैरह के बीच बैठे होते और वहाँ पर ये लाखों करोड़ों की बातें होती, तो क्या आज हम आपको पर्दे पर देखते हैं? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा मुश्किल नहीं है, बोरिंग भी लगता है? नहीं, असल में देखिए हर चीज़ का जो है ना वो अपना अपना एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब अगर मुझे इतना पता है, मैं जहाँ पे भी होता मैं चमकता हुआ होता, मैं जिस भी फील्ड में होता मैं चमकता हुआ होता। मेरी जो लाइफ के साथ कमिटमेंट है मैं उसके तहत ही आगे कदम उठाता। मैं इसको जो है मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैं एक दिन में बिलाल तालब नहीं बना, मैंने एक लंबी जर्नी के साथ यहाँ तक आया हूँ। और ये जो कभी हालात अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी भी आती हैं, जो ज़्यादा मेहनत तलब होती हैं वो भी आती हैं, इसमें हर तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंटली और डेडिकेटेडली अपनी जो डेस्टिनी है उसकी तरफ चलते रहना। मैं उसके ऊपर यकीन रखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी भी किसी भी जो मुश्किल है, कोई भी जो हर्डल है, कोई भी जो मेहनत तलब एक्टिविटी है, कभी उसको ये मैंने इख्तियार नहीं दिया वो मेरी आंखों से मेरा ख्वाब छीने, मेरा गोल छीने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी उसी तरह से अपनी एनर्जी के साथ निकलता हूँ, डेली अपनी माइंड को क्लीन करके, अपनी एनर्जी को क्लीन करके निकलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी जानदार फील्ड है, इसके अंदर बड़ा स्कोप मौजूद है। आज भी अगर आप देखें कि जो जितने हाउसेस रिक्वायर्ड हैं इस आबादी को, आज भी उस तरह से बन नहीं रहे, हम बहुत पीछे हैं उससे। आज भी हमारी जो रियल एस्टेट है, जो कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर बहुत बड़ा एक जो स्पेस मौजूद है। अभी आप देखें ना, कोई भी बंदा यानी बैचलर करके या कोई वो मास्टर करके कहीं पे जाके CV लेके जाता है 25-50 हज़ार की सैलरी वाला, और वो वहाँ पे जाके पहुँच के भी तो वहाँ पे भी लाइन लगी हुई होती है। रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको कोई चीज़ CV जेब में डाल के लाइन में नहीं लगना, जहाँ पे आपके पास एक सिंगल मोबाइल भी है और बगैर मोबाइल के भी अगर आप निकल पड़े हैं। मेरी अपनी पहली डील बगैर मोबाइल के हुई थी ना, ठीक है, तो वो भी आप करके आप कर सकते हैं। ये ऐसे फील्ड है जिसको अभी बड़े सारे लोगों की ज़रूरत है, जो काम करना चाहते हैं, जो कमिटमेंट ले के निकलते हैं कि हाँ जी हम एक अपनी लाइफ को बेहतरीन जो है ना वो एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उनके पास बड़ी जानदार फॉर्म जो है ना वो रियल एस्टेट का है। हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो एक SMQ रियल्टर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान बनाया है, जो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना जो काम करने जा रहा है वो उसका पहला बैच फ्री भी हो गया, दूसरे के भी चल रहे हैं, एडमिशन हो चुके हैं, क्लासेस चल रही हैं। तो वहाँ पे भी हम लोगों को यही ट्रेन करते हैं। कोई भी शख्स जो एक खाली हाथ है ना, वो हम उसको ये हुनर सिखाने के लिए कोशिश है कि वो इस जो रियल एस्टेट है इसके थ्रू अपने ख्वाबों की तबीर करे। और बाकी जो है चीज़ें जो रही आपकी, जो आप कह रहे हैं कि 10 साल बाद या 20 साल कहाँ पे देखते हैं, मैं इसका बड़ा रोशन मुस्तकबिल देखता हूँ। और इंशाल्लाह 2027 में जो हमारी कैलिफोर्निया है, हम बेशक आपका यही जो क्लिप है इसको रिवाइज करेंगे, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप 5 में से एक होगी कैलिफोर्निया इंशाल्लाह। तो हम उस विजन के साथ इन सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं।
तो सर वैसे मेरा सवाल तो ये था कि आप आने वाले 10-20 सालों में या मुस्तकबिल में खुद को कहाँ देखते हैं, तो अब बता दें हम टॉप 5 जो बिल्डर्स इंशाल्लाह 2027 में इंशाल्लाह जो बिल्डर्स हैं टॉप 5 में इंशाल्लाह 2027 में आप हमें देखें इंशाल्लाह मतलब अब का आपका जो इन फ्यूचर ये टारगेट है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मलिक रियाज साहब के बारे में कुछ बताएं। वो मेरे आइडियल हैं। मैं उनको उनकी हर पॉलिसी, उनके हर डिसीजन को अल्हम्दुलिल्लाह हर फोरम पे, भले वो लाइव किसी चैनल पे बैठ जाएं, भले जहाँ पे मर्जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा डिफेंड किया है। और उनकी जो खिदमात हैं वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। वो इस मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। वो इस मुल्क का बहुत कीमती एसेट है। जो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की हैं इस कौम को, इस मुल्क को, वो इंशाल्लाह सदियों जो है ना वो याद रखी जाएंगी। जिस तरह से उन्होंने काम करके, जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है, जिस तरह वो सारी चीज़ों को लेके निकले हैं, और जिस तरह एक खाली हाथ निकलने वाले ने अपनी जंग लड़ी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हिस्ट्री है। बिल्कुल। वो जो है मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। सही। अच्छा सर, जो बहरिया टाउन के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जी ये साफ और शफाफ सड़क है, कहीं कोई खड्डा नहीं, कहीं कोई कीचड़ नहीं, पानी बारिश होती है तो पानी नहीं रुकता, इस तरह की जो बाकी सारी ये सहूलतें यहाँ के लोगों के लिए हैं, कराची के बाकी जो लोग हैं या जो बाकी इलाके हैं उन तक कैसे पहुँचेंगे? क्या सब यहीं पर आएँ? नहीं, देखिए जी, हम ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, कंट्रोवर्सी ना क्रिएट कर दे ये क्वेश्चन। असल मसला ये है जी, हम देखें जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो लोग उनके साथ एतमाद करके बिज़नेस कर रहे हैं, या उनके साथ अपना घर का वो जो शिफ्ट हो रहे हैं उनकी टेरिटरी के अंदर, वो उनको बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो दूसरा है, देखो वहाँ पे काम जो है वो अदारों ने करना है, उसके अंदर डिफरेंट अदारे हैं। अब वहाँ पे वो नाकाम हुए हैं तो मैं ये कहूँगा मलिक रियाज साहब को नहीं देना चाहते तो कम से कम इन जैसा को माइंड ही ला के बैठा लें, ताकि जो चीज़ें हैं वो एक बेहतर ट्रैक के ऊपर आ सके। आज आप देखें ना, ये जो बहरिया टाउन बना हुआ है, इसको गेट से आखिर तक देखें तो ये किसी गवर्नमेंट के अंदर ये पोटेंशियल है वो ये चीज़ बना सकता, ना किसी अदारे के अंदर ये पोटेंशियल है वो इतना बड़ा, इतने ह्यूज जो लेवल के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकता। आप ये देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो रजिस्टर्ड शेयर है वो है 7 अरब डॉलर। अब वो देखें, स्टॉक को हम समझते हैं ये इंडिकेटर है मैशत का, स्टॉक ऊपर जा रही है तो मैशत ऊपर जा रही है, स्टॉक नीचे जा रही है तो। अब ये पाकिस्तान स्टॉक सारी एक तरफ, और ये बहरिया टाउन कराची जो है ये 28 अरब डॉलर का है, उसको मल्टीप्लाई बाय आप मिले 4 करें तो ये इतनी बड़ी ये है जो मैशत का जो स्टेक है वो इसके साथ। तो अब यहाँ पे जाके फिर उनके लिए भी जिस तरह के भी मसाइल पैदा किए गए हैं, इसके बावजूद उन्होंने हर चीज़ को जो है ना वो हरा के अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो लोग थे उनके साथ कमिटेड रहे और उन्होंने उसको जो है ना वो आगे लेके चले। तो वो सारी तमाम तर जो यानी लेग पुलिंग भी, ब्लैकमेलिंग भी, उसमें मुख्तलिफ अदारों के अंदर जो उनके लिए जो साजिशें हैं उनको भी फेस करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बेहतरीन डिलीवर किया। तो वहाँ पे जब ये पॉलिटिशियन अपना ये शोर मचाते हैं कि हमें ये हो गया तो अपोजिशन ने ये कर दिया, वैसे ने ये कर दिया, तो मुझे वो ऐसे लगता है वो सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वो पोटेंशियल ही नहीं रखते डिलीवर करने का, वो पोटेंशियल ही नहीं रखते जो प्रोडक्टिविटी का, तो वो फिर उसके लिए सिर्फ ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं हैप्पी हूँ कि अल्लाह ताला ने इस तरह के बंदे के साथ हमारा जो है ना वो जो जोड़ा है कि जो चीज़ों को और मुल्क की मैशत के लिए, इंसानियत के लिए और जो कौम है उसके लिए बेहतरीन तरीके से सर मैं एक और इंसान के बारे में पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी। आपके कब में तस्वीर लगी हुई है और इस तरह की मुख्तलिफ तस्वीर हम आपकी तस्वीरों के साथ जी, ये मेरे कायद हैं कंट्री हेड बहरिया टाउन जनाब शाह मोहम्मद कुरैशी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी इंस्पायरेशन है और उन्हीं का जो शफ़क़त का हाथ है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर रहता है। ये उनकी मोहब्बत है, उनकी जो समझ लें मेहरबानी है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। सबको जो है वो यानी जब सबके हौसले भी टूट रहे होते हैं तो वो सबको हौसला भी देते हैं, जब सब जो डिट्रैक होने से सबको रोक के रखते हैं। और बीसियों चीज़ें हैं जो बिलाल तालब, आज वाला बिलाल तालब ना होता अगर ये शख्स जो है मेरे साथ के साथ रहता।
क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रही, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही। बिलाल तालिब साहब का आप लोगों ने नाम सुना होगा बिल्डर्स में, लेकिन ये बिलाल तालिब जो आज हम आपको दिखाएंगे, शायद ही कम लोगों ने ऐसे बिलाल तालिब देखा होगा जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर की है। और यकीनन आप भी इस प्रोग्राम को देखेंगे तो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे और एक नए बिलाल तालिब को भी आप लोग देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपनी मेज़बान शहजादी कमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।